नमस्ते गुजरात। कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी होगे स्वस्थ होगे, पढ़ाई कर रहे होगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, सीओ व जीएसईएस ने मिलकर एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराना है जो उन बच्चों की मदद कर सके जो बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। दोस्तों, इस विशेष पहल के लिए मैं सीओ व गुजरात स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सिस्टम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा एवं सीओ के संस्थापक गुरु जी नयन पद्मसागर जी महाराज एवं गुरुणी जी माया श्रेणी जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इस कड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गुजरात से मेहुल जी रूपाणी व दिल्ली से संजय जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं योगेश त्रिपाठी द कोर आईएएस की फैकल्टी के रूप में आपसे जुड़ रहा हूं। कहीं इन्फ्लेशन का रोल था। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए आज हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग जिस तरह से पढ़ेंगे वो कोई बुक का नॉलेज नहीं होगा, बल्कि बुक का एक इसेंस होगा। हम इसको बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ेंगे, ना कि बुक इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक में जो जो चीज़ें पढ़ेंगे, पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा डिफिनीशन, फिर हम पढ़ेंगे कॉजेज कि क्या कॉजेज हैं इन्फ्लेशन के, फिर इन्फ्लेशन के टाइप से पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे द वे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक लिस्ट दिख रही होगी। इसमें देखिए जो पहली टेबल में लिखा हुआ है वो हमने क्या लिखा हुआ है, कुछ ईयर लिखे हुए हैं और यहाँ कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं। और जो दोस्तों ये लिखा हुआ है ना, इसके एमआरपी लिखे हैं। मान लीजिए पेट्रोल है, तो देखिए पेट्रोल 2010 में 50 रुपये पर लीटर था, 2015 में 60 रुपये पर लीटर था और 2020 में ये 70 रुपये पर लीटर हो गया। ऐसे ही आप देखो रूम रेंट को 4000, 5000 और 6000। मिल्क देखिए, पहले 22 का पैकेट आता था एक, फिर 25 का आने लगा, अब 28 का आने लगा। दोस्तों, मैंने ये एग्जैक्ट सही चीज़ें नहीं लिखी, पर आपको समझाने के हिसाब से लिखी है, तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि देखिए पेट्रोल में भी देखिए आप कैसे एमआरपी लगातार बढ़ता गया, है ना। रूम रेंट भी देखिए धीरे धीरे लगातार बढ़ता गया और मिल्क को भी आप देख रहे हो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या है ये, यही चीज़ है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब गुड्स एंड सर्विस की प्राइस सस्टेन वे में बढ़ते जाते हैं। आप देखो ये लगातार बढ़ रहे हैं, है ना। इसी को कहते हैं परसिस्टेंसी है इनके इंक्रीज इंक्रीज होने में। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। बहुत जनरल टर्म है, आप लोग रोज यूज भी करते होंगे कि बड़ा इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन के कारण गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही है। न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे, एक हम लोगों में बॉलीवुड में मूवी भी बनी थी कि महंगाई डैन खाए जात है, बड़ा फेमस गाना हुआ था इस पे। इसको हिंदी में महंगाई बोलते हैं। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और देखिए, जैसे देखिए एक मैंने एक लिस्ट और बनाई है जिसमें देखिए 1 kg ओनियन 100 रुपये में मिल रही है, और फिर देखिए 1 kg ओनियन 200 रुपीज में मिल रही है। अब ये भी क्या है दोस्तों, ये भी इन्फ्लेशन है। पहले 1 kg ओनियन की जो प्राइस था वो 100 रुपीज था, फिर 1 kg ओनियन का प्राइस 200 रुपीज हो गया। अब आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? यही महंगाई है, यही इन्फ्लेशन है। इसको तो सब बच्चों आप लोग जानते ही होंगे, कोई बड़ी बात तो मैं बता नहीं रहा, कोई नई बात भी नहीं बता रहा। चलिए और आगे देखते हैं। अब इसी जो पेज को समझ लेंगे आप, तो आपको पूरा इन्फ्लेशन समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक आपको इसमें एनिमेशन के माध्यम से समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पर देखिए आप दो सुपर हीरो हैं, एक इंडियन सुपर हीरो है और एक फॉरेन सुपर हीरो है। जैसे मैंने इसमें लिखाया है शक्तिमान इक्वल टू सुपर हीरो, दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, दोनों की पावर बिल्कुल इक्वल है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों अगर लड़ेंगे तो कोई ना जीतेगा, कोई नहीं हारेगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। पर अब आप देखिए जो नया फिनोमिना है उसमें दो सुपर हीरो हैं और एक शक्तिमान है। इसका क्या मतलब है?
इसका ये मतलब है कि हमारा शक्तिमान अब ज्यादा पावरफुल हो गया है और वहीं सुपर हीरो अब कमजोर हो गया है। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया है, ऐसे कैसे? मैं कहूंगा देखिए बच्चों, पहले एक सुपर हीरो शक्तिमान से लड़ रहा था, अब दो सुपर हीरो शक्तिमान से लड़ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कौन ज्यादा पावरफुल है? शक्तिमान है ना, क्योंकि अब सुपर हीरो कमजोर हो गया इसीलिए वो दो हो गए। तो जब दो सुपर हीरो एक शक्तिमान से लड़ रहे हैं तो आप यही कहोगे ना कि सर हमारा शक्तिमान पावरफुल हो गया, या फिर क्या बोलोगे सर सुपर हीरो कम पावरफुल हो गया, अर्थात सुपर हीरो की पावर कम हो गई या शक्तिमान की पावर ज्यादा हो गई। आप कुछ भी एक शब्द बोल सकते हो। क्या क्या बोल सकते हो? एक तो ये भी बोल सकते हो कि सर शक्तिमान की पावर ज्यादा हो गई, या ये बोल सकते हो सर सुपर हीरो की पावर कम हो गई। अब आप इसको देखिए दोस्तों, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब देखिए 1 kg ओनियन बराबर 100 रुपीज। अब देखिए 1 kg ओनियन बराबर 200 रुपीज। यहाँ कहने का क्या मतलब है? आप देखिए यहाँ पर अब 200 रुपीज हो गए, मतलब 100 + 100। तो कहने का मतलब है ये भी सुपर हीरो की तरह क्या हो गया, कमजोर हो गया। और या ये कहो कि 1 kg ओनियन हमारा क्या हो गया है, पावरफुल हो गया। तो एग्जैक्टली अब समझ में आ रहा है, आपको फील हो रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा था? मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि मैंने कहा था जो इस पेज में फिनोमिना लिखा हुआ है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या है? जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं कि प्राइस बढ़ना, गुड्स एंड सर्विस की नॉर्मल टर्म्स में हम कहते हैं। लेकिन टेक्निकलिटी आप देखिए क्या है, समझिएगा। मैंने कहा 1 kg ओनियन पहले 100 रुपीज था, अब 1 kg ओनियन 200 रुपीज है, फ्यूचर में 1 kg ओनियन 300 रुपीज का हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा जो करेंसी है, हमारा जो रुपए है वो कमजोर हो रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि ओनियन ज्यादा मजबूत हो रही है या ओनियन ज्यादा पावरफुल हो रही है। आप कहोगे हाँ सर अब समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि आप देखिए 1 kg ओनियन तो सेम है पर प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब जो हमारा करेंसी था, जो करेंसी की हमारे पावर थी, वो पावर सेम सुपर हीरो की तरह कम होती जा रही है। आप कहोगे हाँ सर अब समझ में आ गया कि जो करेंसी है, करेंसी की हमारे पावर कम हो रही है। या ये भी बोल सकते हैं हम अदर वर्ड्स में कि सर जो हमारा गुड्स थी या जो हमारी सर्विस थी उसकी पावर बढ़ रही है। एग्जैक्टली अब देखिए मैंने तो आपको अभी बहुत एनिमेटेड तरीके से समझाया। अब इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है बच्चों? इन्फ्लेशन होता है जो करेंसी होती है ना, करेंसी की जो पावर होती है, जैसे सुपरमैन की एक पावर है, शक्तिमान की एक पावर है, वैसे हमारे करेंसी की भी तो एक पावर है। करेंसी की पावर क्या है? किसी भी चीज को खरीद लेना। आप देखिए करेंसी में क्या पावर होती है कि आप उस करेंसी से टीवी भी खरीद सकते हो, फ्रिज भी खरीद सकते हो, वॉशिंग मशीन खरीद सकते हो, मोबाइल खरीद सकते हो, चॉकलेट खरीद सकते हो, बुक्स खरीद सकते हो, लाइट खरीद सकते हो। उस करेंसी में पावर है ना कि किसी भी चीज को आपको खरीदने में हेल्प करती है। तो जैसे सुपर हीरो की पावर थी, जैसे शक्तिमान की पावर थी, वैसे ही बच्चों करेंसी की भी एक पावर होती है। पर अब देखिए इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन में मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखिए इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, इस करेंसी की पावर कम हो रही है। तभी देखिए 1 kg ओनियन से बराबर 100 रुपीज, फिर 1 kg ओनियन बराबर 200 रुपीज, फ्यूचर में 1 kg ओनियन बराबर 300, बढ़ती जाएगी ना लगातार प्राइस। कहने का मतलब है प्राइस कहीं ना कहीं हमारा कमजोर हो रहा है। क्यों कमजोर हो रहा है बच्चों? क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। या आप ये भी कहोगे गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू बढ़ रही है। क्लियर? इन्फ्लेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो अब आपके अगर बच्चों सवाल आता है व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो आप कहोगे इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज ए सिचुएशन वेयर देयर इज सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल एंड ए फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो आप कहोगे सर ये डिफिनेशन तो हमें याद हो गई क्योंकि अब हमें सुपर हीरो और शक्तिमान से सब याद रहेगा। लेकिन देखिए बच्चों बहुत इसमें एक टेक्निकल वर्ड यूज हुआ है। टेक्निकल वर्ड ये हुआ है कि कैसे, एक तो पहली बात सस्टेन, ये वर्ड यूज करिए। देखिए इसने कहा है सस्टेन, और दूसरा यूज हुआ है जनरल प्राइस लेवल। देखिए दोनों वर्ड को मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए एक आईफोन फोन है। अब आईफोन मान लीजिए आ रहा है 1 लाख का, लेकिन जस्ट आधे घंटे बाद वो 2 लाख का हो जाता है और फिर उसके आगे नहीं बढ़ता उसकी कीमत। तो दोस्तों इसको नहीं कहेंगे
इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एकदम से कोई अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो उसको नहीं कहते, लगातार करना चाहिए, लगातार बढ़ते रहना चाहिए, सस्टेन वे में, परसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। जैसे जुलाई में अगर 1 लाख है तो अगस्त में 2 लाख, सितंबर में 3 लाख, इस तरह बढ़ना चाहिए दोस्तों, या कहिए पर डे के हिसाब से बढ़े, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, रुकना नहीं चाहिए, लगातार बढ़ते रहना चाहिए। बढ़ने की स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है पर बढ़ते रहना चाहिए, उसी को कहेंगे इन्फ्लेशन। क्लियर? इन्फ्लेशन एक ऐसा वर्ड है जो सस्टेन इंक्रीजमेंट को दिखाता है, ना कि कोई एकदम से हुआ हुआ एक्सीडेंटली इंक्रीजमेंट को। जो सस्टेन इंक्रीज होगा उसी को हम इन्फ्लेशन कहेंगे। एग्जैक्टली इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों। अब देखिए दूसरा वर्ड क्या है इसमें, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मतलब एक एवरेज प्राइस। देखिए इसको मैं और आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। पहले इस डिफिनेशन को पूरा समझ लीजिए। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज द सिचुएशन वेयर देयर इज सस्टेन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल एंड ए फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये तो आपको पता ही चल गया, ए फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पावर है, परचेजिंग पावर है मनी की, जो वो कम हो रही है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसको कहेंगे इन्फ्लेशन। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, तो आपको कि सर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब गुड्स एंड सर्विस की जनरल प्राइस बढ़ते हैं सस्टेन वे में। मैं कहूँगा बिल्कुल एग्जैक्टली सही। फिर आप कहोगे कि या तो ये भी बोल सकते हैं सर, जब हमारे करेंसी की, हमारे मनी की परचेजिंग पावर कम होती है। याद रखिएगा मैं रुपी नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं हर, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। वो चाहे यूएसए हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो, हर की अपनी अपनी करेंसी होगी। अगर हर की करेंसी की परचेजिंग पावर कम होगी तो बोलेंगे इन्फ्लेशन है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया की मान लो जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर कम होगी तो बोलेंगे इंडिया में इन्फ्लेशन है। अगर यूएसए में जो मनी है वहां की मान लो डॉलर है, अब डॉलर की परचेजिंग पावर कम हो रही होगी मान लो, तो कहेंगे कि डॉलर भी क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है। और वीक हो रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि वहां भी इन्फ्लेशन है। एग्जैक्टली क्लियर हो गया इन्फ्लेशन क्या होता है। अब देखिए इन्फ्लेशन को और जनरल वे में समझ लीजिए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, 1 kg यूनियन बराबर 100 रुपीज, 1 kg यूनियन बराबर 200 रुपीज इन्फ्लेशन है। पर देखिए इन्फ्लेशन को इसमें भी समझते हैं। इन्फ्लेशन किसी एक आइटम का प्राइस बढ़े तो नहीं कहेंगे, जब पूरी इकोनॉमी में विद इन एक कोई टाइम पीरियड में बढ़ता है तब कहते हैं। जैसे मैंने ये माना कि हमारे देश में इतने आइटम्स मिलते हैं, देखिए कार हो गया, एरोप्लेन, मतलब एरोप्लेन नहीं खरीदना, टिकट मान लीजिए आप हवाई यात्रा करते होगे, सर्विस है ना, एविएशन सेक्टर की सर्विस। देखिए लैपटॉप हो गया, खाने की चीज़ें हो गई, सोफा हो गया, फर्नीचर हो गया, इसमें आ जाएगा आपके एजुकेशन भी आ जाएगा, जो एजुकेशन सर्विस है, इसमें हेल्थ सर्विस भी। तो मान लीजिए एक बास्केट है, और ये बास्केट में जितने भी गुड्स एंड सर्विस है सब कुछ आता है, इसमें सब है। और इसका प्राइस, मान लीजिए सब कुछ एक एक आइटम है इसमें, और इसका प्राइस 2019 को 5000 है, फिर 2020 को 6000 हो गया, और देखिए 2021 को 7000 हो गया। अब दोस्तों ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, वरना तो एक टिकट ही 5000 से ऊपर का हो जाएगा। तो आप कहोगे सर लैपटॉप इतना सस्ता कैसे आ गया। मान लो, एक इमेजिन कर लो कि एक दिन के लिए सब इतना सस्ता हो गया। तो देखो इसमें क्या है, ये हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी में इतने गुड्स एंड सर्विस हैं, और आप देखिए क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है। तो मैं क्या कहूँगा कि देखिए प्राइस सस्टेन वे में बढ़ रहा है, साथ में विद इन टाइम पीरियड बढ़ रहा है, और पूरी इकोनॉमी में बढ़ रहा है। एवरेज टाइम हम देख रहे हैं, एवरेज करेंसी देख रहे हैं। आप कहोगे सर हाँ, एवरेज प्राइस जो बढ़ रहा है उसके बिहाफ पे कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है। एग्जैक्टली कोई कंफ्यूजन नहीं ना। इन्फ्लेशन का मतलब समझ लीजिएगा, जब इकोनॉमी में जनरल वे में दिखता है, किसी एक आइटम में नहीं। तो मैंने आपको क्या क्या बात बताया कि मान लो किसी आइटम का एक दिन में ही प्राइस बढ़ जाता है, फिर उसके बाद कभी नहीं बढ़ता, तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। पूरी इकोनॉमी में एक फिनोमिना दिखता है कि सभी चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हो। जैसे आप देखो, जब इंडिया में पेट्रोल व डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो फिर आप देखो सारी सब्जी के, सारे वेजिटेबल्स के बढ़ने लगते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन के टिकट विकट बढ़ने लगता है। तो पूरी इकोनॉमी में आपको देखना होगा कि प्राइस इंक्रीज करने लगते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन। एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है ना आपको? अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, वरना आप एक बार अपने दिमाग में इसको सोचो, एक बार अपने दिमाग में इसको फिट कर लो कि मैंने क्या क्या बताया। मैंने बताया कि इन्फ्लेशन एक ऐसा फिनोमिना है
जिसमें जनरल प्राइस इकोनॉमी में विद इन कोई पीरियड में बढ़ते हैं। फिर मैंने सेकंड बात इसमें क्या बताई कि इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जब मनी की परचेजिंग पावर कम होती है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं है, मैंने बहुत साधारण तरीके से आपको समझाया, शक्तिमान का और सुपर हीरो का एग्जाम्पल देके आपको समझाया कैसे पावर कम हो रही होगी तो चीजें बढ़, जैसे मैंने कहा था एक 1 kg ओनियन के लिए 100 रुपीज, सॉरी 100 कर रहा हूँ 100 रुपीज, एंड 2 kg सॉरी 1 kg ओनियन के लिए ही 200 रुपीज। आप देखो कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना फ्रेंड्स कि जो हमारा रुपी है उसकी परचेजिंग पावर लगातार कम हो रही है। अब देखिए, अब आता है कि ये फिनोमिना होता क्यों है, व्हाट इज द कॉजेज बिहाइंड द इन्फ्लेशन, आखिर क्यों, वाई इन्फ्लेशन होता क्यों है। आप लोग सोचो क्यों होता होगा, अभी आप लोगों ने सोचा है कि क्यों वेजिटेबल्स के रेट एकदम से बढ़ रहे हैं, क्यों पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, ऐसा कभी आप लोगों ने सोचा होगा। सोचिए आपके दिमाग में क्या आता है, सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा एनालिसिस करोगे, उतना ही आपका माइंड शार्प होगा। जितना आपका माइंड शार्प होगा, आप उतना अच्छा एनालिसिस फिर कर पाओगे। ये देखो साइकिल होता है, पहले एनालिसिस करो तो माइंड तेज होता है, जब माइंड तेज होगा तो और अच्छा एनालिसिस होगा, और जिसका फाइनल क्या आउटकम होता है कि आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए आप लोग सोचिए कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको इसमें दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, इसमें दो चॉकलेट है डेयरी मिल्क आपको दिख रहा होगा। अब इसमें दिमाग मत कंसंट्रेट करिएगा, पढ़ाई में करिएगा, क्योंकि आप लोगों की डेली लाइफ में ये सबसे ज़्यादा चीज़ जुड़ी रहती है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया। और देखिए आपको दो लोग दिख रहे होंगे, माना इन दोनों के पास 50-50 रुपीज है, और इसका प्राइस भी 50 रुपीज है, इसका प्राइस भी 50 रुपीज है। तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, मान लो एक शॉप है, शॉप में दो लोग गए और दोनों ने कहा कि हमें चॉकलेट चाहिए, और दोनों के पास ओनली 50 रुपीज थे, और चॉकलेट का प्राइस भी 50 रुपीज था। तो जो शॉपकीपर होगा वो कहेगा कि आप हमें 50 रुपीज पर चॉकलेट दे दीजिए। तो ये दोनों क्या करेंगे, चॉकलेट ले लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं, और ये दोनों चॉकलेट को अपने पास रख लेंगे, कोई इशू नहीं। चलिए अब आगे देखिए, अब मान लीजिए ये दो चॉकलेट है एक शॉप में, और वहां तीन लोग पहुंच जाते हैं, और तीनों के पास 50-50 रुपीज होता है। तो जब तीनों जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं शॉपकीपर से कि हमको एक डेयरी मिल्क चॉकलेट चाहिए, तो जो शॉपकीपर है वो कहेगा कि सर मेरे पास केवल 2 पीस हैं। तो ये तीनों क्या कहेंगे कि हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। तो आप बताओ चॉकलेट के भाव बढ़ जाएंगे ना, आप भाव शब्द तो सुनते हो ना कि भाव बढ़ गए, तो चॉकलेट के भाव बढ़ जाएंगे। अर्थात जो शॉपकीपर होगा वो क्या कहेगा, नहीं नहीं अब हम 50 रुपीज की नहीं देंगे, अब हम 60 रुपीज की लेंगे, देंगे, और जिसको लेना हो ले ले। कहने का क्या मतलब, जैसे ही डिमांड बढ़ी चॉकलेट की और सप्लाई नहीं बढ़ी, सप्लाई उतनी ही है, सप्लाई पहले भी 2 पीस थी, अब भी 2 पीस है, लेकिन जैसे ही डिमांड बढ़ी, क्योंकि पहले दो लोग लेने वाले थे तो कुछ नहीं, मार्केट में दो चॉकलेट थी, दो लोग लेने वाले थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही मार्केट में एक तीसरा पर्सन आता है जिसको चॉकलेट लेना है, डिमांड जैसे ही बढ़ती है, और जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो चॉकलेट के भाव बढ़ जाते हैं, चॉकलेट के प्राइस बढ़ जाते हैं। अब आप क्या कहोगे कि सर जो पहले ये 50 रुपीज में चॉकलेट ले रहे थे अब नहीं मिलेगी। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि अब आप कह सकते हो फ्रेंड्स कि चॉकलेट के वैल्यू बढ़ गई, जो चॉकलेट थी उसकी वैल्यू बढ़ गई। वहीं जो 50 रुपीज का एक नोट था ना, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, और वो 50 रुपीज का जो नोट था वो एक चॉकलेट नहीं खरीद पाएगा। या ये भी कह सकते हो अब जो 50 रुपीज का नोट था उसकी वैल्यू कम हो गई। किसी को कंफ्यूजन नहीं ना, बहुत इजी वे में समझना, बिल्कुल जल्दीबाजी हमें नहीं करनी। मैंने कहा कि मार्केट में पहले 2 पर्सन विथ 2 चॉकलेट्स, कोई इशू नहीं, सबको एक एक मिल जाएगी, दोनों के पास 50-50 रुपीज थे, दोनों देंगे और ले लेंगे, शॉपकीपर भी खुश, सब कोई खुश। लेकिन जैसे ही तीन लोग होंगे और चॉकलेट सेम रहेंगी तो क्या होगा, दिक्कत होगी। फिर शॉपकीपर कहेगा अब मेरी चॉकलेट महंगी है। जैसे ही डिमांड्स बढ़ी और सप्लाई कांस्टेंट रही, तो क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस की आइटम की जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। अब आप बच्चों सोचो
जब भी मैरिज टाइम आता है या कोई फंक्शन होते हैं तो देखिए वेजिटेबल्स के रेट बढ़ जाते हैं ना। क्यों बढ़ जाते हैं वेजिटेबल्स के रेट? क्योंकि उस वेजिटेबल्स को लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। बात समझ आ रही बच्चों? अब आपको और एक एग्जांपल दूं। जैसे ही कोई एग्जाम आता होगा, आप देखो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके प्राइस बढ़ जाते हैं। सर्विस है, स्टूडेंट्स तो बढ़ गए, स्टूडेंट्स बढ़ गए तो डिमांड बढ़ गई। लेकिन आप देखिए जो सर्विस थी वो तो कांस्टेंट है, पहले भी 2 टीचर थे, अब भी 2 टीचर रहे होंगे। तो क्या करेंगे, वो फीस बढ़ा देंगे अपनी। तो आप कहोगे सर एजुकेशन महंगी हो गई, एजुकेशन का प्राइस बढ़ गया, कोचिंग का प्राइस बढ़ गया। या आप ये भी कह सकते हो कि सर अब हमारे पास जो करेंसी थी उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। मैं कहूँगा एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो इस पूरे फिनोमिना को आप क्या कहोगे, इस पूरे फिनोमिना को आप कहोगे कि सर इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से समझो। तो मैंने क्या कहा बच्चों कि जैसे ही डिमांड बढ़ती है पर सप्लाई कांस्टेंट रहती है। क्या? जैसे ही डिमांड बढ़ती है पर सप्लाई कांस्टेंट रहती है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं करना, यहाँ लिख लेना कि सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। मैंने एग्जांपल आपको दिया था। अब बच्चों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि डिमांड कैसे बढ़ गई सर, डिमांड क्यों बढ़ी? तो मैं कहूँगा कि डिमांड कब बढ़ी, जब उसको खरीदने वाले लोग आ गए। पर ऐसा नहीं है, डिमांड बढ़ने का एक और कारण है। डिमांड बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है मनी सप्लाई, अर्थात लोगों की पॉकेट में मनी। अच्छा ये मान के चलिए कि इस एग्जांपल से और समझ आता हूँ आप। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 2 चॉकलेट्स, ठीक, ये 3 लोग आ गए थे तो मतलब क्या कह रहे थे, डिमांड बढ़ गई। लेकिन मैं कहूँ मान लो ये थर्ड पर्सन आया ना, इसके पास तो कोई पैसा ही नहीं है, ये खाली जेब है, इसकी जेब में कोई पैसे ही नहीं है। तो आप कहोगे हाँ सर, अगर इसके पास जेब में पैसा नहीं होगा तो ये डिमांड नहीं क्रिएट कर पाएगा। और जब डिमांड ही नहीं क्रिएट होगी तो कोई सर चार्ज नहीं बढ़ेगा, चॉकलेट फिर उतनी ही रहेंगी। क्योंकि भाई जब इसके पास 50 रुपीज ही नहीं होगा तो खरीद तो यही 2 लोग पाएंगे ना, बस इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा फ्रेंड्स। तो आप कहोगे सर अब समझ में आया, एग्जैक्टली डिमांड कब बढ़ती है, जब लोगों की जेब में पैसा आ जाता है, अर्थात लोगों के पास मनी आ जाती है। दोस्तों सोचो अगर मैं आप सबको 1-1 लाख रुपए दे दूं, मान लीजिए मेरा मन खुश हो जाए तो मैं आप सबको 1-1 लाख रुपए दे दूं, तो आप क्या करोगे, आप सब उस 1-1 लाख रुपए से फोन खरीदने जाओगे। तो फोन की डिमांड बढ़ जाएगी, पर चूंकि फोन की सप्लाई तो उतनी रहेगी। मैंने आपको मान लो अभी बिल्कुल 1 लाख रुपए दे दिए और आप सब गए फोन लेने, लेकिन फोन तो बन के नहीं आ पाएंगे ना, फोन को बनने में तो समय लगता है। फोन को बनने में 2 to 3 मंथ कम से कम लगेगा। क्या जल्दी भी बन जाएगा तो मान लो 5 से 6 दिन तो लगेगा ही। लेकिन उस 5-6 दिन क्या होगा, लगातार प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि सब कोई फोन खरीदने जाएंगे शॉपकीपर के पास, है ना, जेठालाल के पास। और जेठालाल जी के पास इतने फोन तो होंगे नहीं, वो क्या करेंगे, फोन का प्राइस बढ़ा देंगे, कहेंगे नहीं नहीं अब हमारा ये फोन इतना नहीं, अब इससे ज्यादा रुपए का लेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होती है वैसे ही डिमांड बढ़ती है। और डिमांड जैसे इंक्रीज होती है पर सप्लाई अगर नहीं बढ़ती तो इन्फ्लेशन होता है। तो मनी सप्लाई मतलब जेब में पैसा, आप तभी डिमांड जनरेट कर पाओगे जब आपकी जेब में पैसा होगा। यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अब आपके पास? अब आप कहोगे सर मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है, तो मैं कहूँगा अच्छा आप बताओ मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी। पूरी इकोनॉमी में मनी कहाँ से आती है, पूरी इकोनॉमी में मनी 2 इंस्टीट्यूट से आती है, एक है गवर्नमेंट और दूसरी है बैंक, आरबीआई। सभी बैंकों को कंक्लूड कर लो आरबीआई के अंदर। तो अब आप कहोगे ये कैसे बात है सर, अच्छा तो आप खुद सोचो, आपको पैसे कहाँ कहाँ से मिलते होंगे। जितना अभी आपके पास मनी है उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, उसके अलावा मनी कहाँ से आएगी आपके पास, उसके अलावा मनी आएगी 2 जगह से। या तो आप गवर्नमेंट जॉब करो, या गवर्नमेंट आपको सैलरी दे तो सैलरी आएगी आपके पास। या फिर मान लो गवर्नमेंट आपको स्कॉलर दे दे, कोई आपने कुछ अच्छा काम किया आपको स्कॉलर दे रही है तो भी आपके पास मनी आएगी। या तो फिर दूसरा वे क्या है मनी आने का, या तो आप आरबीआई के पास जाओ उससे लोन लो, क्लियर। या आरबीआई को आपने पैसा अपना दे रखा था, मान लो अभी एग्जांपल ले रहे हैं केवल, पैसे आरबीआई नहीं लेती है आपको, पैसे तो आपके अदर बैंक लेते हैं, आरबीआई तो केवल एक रेगुलेटर है। लेकिन मान लो अभी हम सब बैंक को आरबीआई समझ रहे हैं,
आरबीआई को अगर आपने डिपॉजिट कर रखा होगा तो आप उससे अगर रिटर्न लोगे तब आपके पास पैसा आएगा, या तो फिर आप आरबीआई से लोन लोगे तब आएगा आपके पास रिटर्न। तो कहने का क्या मतलब है, केवल दो वे होते हैं, या तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट देगी, या तो फिर आपको बैंक देगा। तो मनी सप्लाई कब बढ़ती है फ्रेंड्स, तो मनी सप्लाई भी दो तरीके से बढ़ती है। मेनली कारण होता है उसका जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है। जैसे गवर्नमेंट ने मान लो कहा कि जो जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं सबको हम 10 लाख रुपीज देंगे। तो आप सोचो, सबको जब 10-10 लाख रुपए मिलेंगे तो कितनी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और मनी सप्लाई को ही कहते हैं लिक्विडिटी। एग्जैक्टली याद रखिएगा, कितनी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। हर स्टूडेंट्स के पास 10 लाख रुपीज होंगे और सब, मान लो सभी ने कह दिया कि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सबको मिल जाएगा। और फिर मान लो आरबीआई बोल दे कि जो जो लोग कार खरीदना चाहते हैं बिना इंटरेस्ट के लोन ले लें। अब कोई इंटरेस्ट नहीं, आइए हमसे पैसा लीजिए, कार खरीदिए। आप सोचो, सब कोई जाएंगे कार के लिए लोन लेने, सबके पास 10-10 लाख रुपीज होगा। और उनके पास जब 10 लाख रुपीज होगा अर्थात मनी सप्लाई कितनी बढ़ गई, तो सब कोई कार की डिमांड करेंगे। इस तरह मार्केट में जब हर आदमी के पास पैसा हो जाएगा तो डिमांड होगी, डिमांड होगी तो इन्फ्लेशन होगा। तो आपको अब समझना है कि मनी सप्लाई कहाँ से होती है। तो मैंने कहा इजी मॉनेटरी पॉलिसी। फ्रेंड्स, जब अभी मैं मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा तब आपको इसको डिस्क्राइब करूंगा। इजी मॉनेटरी पॉलिसी वह मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें बैंकों से पैसा लेना आसान होता है। बस इतना समझ लीजिए। जैसे मान लो आपकी मम्मी और आपके पापा, मम्मी से पैसा लेना ज़्यादा आसान होता है ना कभी कभार, तो बस उससे समझ लीजिएगा, पापा से कठिन होता है। अब इंक्रीज्ड बोरोइंग मतलब क्या, यही समझ लीजिए जब गवर्नमेंट उधार लेके पैसा खर्च करती है। गवर्नमेंट जब पैसे खर्च करेगी तो किसी ना किसी को देगी, भाई मनरेगा में देगी, स्कॉलर में देगी, सैलरी में देगी, या कहीं ना कहीं से क्या होगा, वो पैसा मार्केट में आएगा। तो वही होगा, इंक्रीज जब होगी मनी सप्लाई तो बढ़ेगा इन्फ्लेशन। क्लियर। अब आपको देखिए, फिर वही आ गया फिगर, 2% 2 चॉकलेट्स, दोनों के पास 50-50 रुपीज, कोई इशू नहीं। अभी तो मैंने क्या आपको बताया था, डिमांड बढ़ा है तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड से अभी इन्फ्लेशन बताया था। अभी मैंने सप्लाई को कांस्टेंट रखा हुआ था, लेकिन अब देखिएगा एक नया फिनोमिना आने वाला है। अब मान लो 2 चॉकलेट्स की जगह चॉकलेट एक हो जाए केवल, और पर्सन सेम रहे, अर्थात डिमांड उतनी ही रहे पर सप्लाई कम हो जाए। अब बताओ बच्चों कैसा होगा, अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे, नहीं नहीं मुझे चाहिए, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे चाहिए। तो शॉपकीपर क्या कहेगा कि भाई जो इसका 60 रुपये पे करेगा हम उसी को देंगे। तो जब 60 रुपये की बात आएगी तो प्राइस तो बढ़ गया। कहने का मतलब जो हमारी करेंसी थी, करेंसी का परचेजिंग पावर कम हो गया, और किसका वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई गुड्स की। एग्जैक्टली ये भी क्लियर हो गया कि जब सप्लाई कम हो और डिमांड सेम रहे तब भी इन्फ्लेशन होता है। जैसे मान लो बच्चों, प्याज, ओनियन, ओनियन का क्या हुआ, अब ओनियन की डिमांड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी 3 kg ओनियन पर डे खाने लगा होगा। अरे उतना ही खाता है ना जितना खाता है, लेकिन उसकी सप्लाई कम हो गई। मान लो पानी बरस गया, सारी ओनियन खराब हो गई, या मान लो जिस ट्रक से ओनियन आ रही थी गुजरात में वो ट्रक पलट गए, तो गुजरात में ओनियन महंगी हो जाएगी, सब ओनियन खरीदने जाएंगे। क्लियर। जैसे मान लो जहाँ से गोल्ड आता है, और जहाँ से गोल्ड आता है अगर गोल्ड वहाँ से आना बंद हो जाए, और गोल्ड खरीदने वाले लोग तो उतना ही रहेंगे, क्या होगा, गोल्ड महंगा हो जाएगा। ऐसे ही मान लो जो हमारा पेट्रोल डीजल आता है वो कहाँ से आता है बच्चों, वो अरब कंट्री से आता है। अब मान लो सारी अरब कंट्री आपस में लड़ जाएं, और जैसे ही सारी अरब कंट्री आपस में लड़ जाएंगी तो फिर पेट्रोल वहां से नहीं मिलेगा हमको, तो पेट्रोल व डीजल की सप्लाई कम हो जाएगी। और जैसे ही उसकी सप्लाई कम हो जाएगी बच्चों, तो आप कहोगे कि सर अब उसका भाव बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि अब सप्लाई कम हो गई, डिमांड तो उतनी ही है, इस कारण इन्फ्लेशन आ सकता है। तो समझ गए। चलिए अब इसको बहुत टेक्निकली देखते हैं। जब डिमांड बराबर सप्लाई, नो इन्फ्लेशन। अगर मान लो 2010 में 5 लोग प्याज खरीदने वाले हैं और 5 kg प्याज है, 2011 में भी 5 ही लोग प्याज खरीदने वाले हैं और 5 ही लोग, 5 kg प्याज भी, 5 kg प्याज भी है। ऐसे ही 2012 में भी यही है, 2030 में भी यही है। जितनी डिमांड से उतनी अगर सप्लाई रहेंगी तो कभी इंक्रीज नहीं होगा, कभी इन्फ्लेशन नहीं होगा। हाँ, और सबके पास लिमिटेड पैसा है, ऐसा भी नहीं कि खूब सारा पैसा हो जाए। मान लो अब
कि है तो 3%, लेकिन 1% के पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया कि वो सारी प्याज वही खरीदना चाहेगा। तो क्या क्या कहेगा दुकानदार से कि किसी और को मत दो, मैं देता हूँ पूरा पैसा, है ना। जैसे मान लो, यहाँ से समझिए, जैसे मान लो ये है कंडीशन, 2 चॉकलेट 2%, मान लो 2010 में है ये, दोनों का 50-50 रुपीज़ है, कोई इशू नहीं। 2011 में भी जाएगी, मान लो सेम कंडीशन है कि 2% 2 चॉकलेट और एवरी पर्सन है 50 रुपीज़, तब भी कोई इशू नहीं आएगा। 2030 में मान लो यही कंडीशन हो जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर मान लो 2012 में इस सिंगल पर्सन के पास 100 रुपीज़ आ जाए, इस सिंगल पर्सन के पास 100 रुपीज़ आ जाए और इसके पास केवल 15 रुपीज़ रह जाए, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा नहीं नहीं, दोनों चॉकलेट मुझको दे दो। फिर क्या होगा, चॉकलेट का शॉपकीपर का भाव बढ़ जाएगा, चॉकलेट का भाव बढ़ जाएगा। चॉकलेट को बेचने के लिए शॉपकीपर क्या करेगा, उसकी कीमत बढ़ा देगा कि भाई अब ज़्यादा इससे प्रॉफिट होने के चांस है, ऐसा होगा। इसी तरह एग्जैक्टली होता है इन्फ्लेशन का फिनोमिना। मेरी बात समझ आ रही, इन्फ्लेशन में डिमांड और सप्लाई जब आपस में मैच करते हैं, जब डिमांड और सप्लाई जब आपस में मैच करते हैं तो इन्फ्लेशन नहीं होता। लेकिन जब डिमांड व सप्लाई का मिसमैच हो जाता है तो तब इन्फ्लेशन आता है, और जितना ज़्यादा ये मिसमैच होगा इन्फ्लेशन उतनी तेज़ी से होता है। जैसे मान लो डिमांड कम होती चली गई, सॉरी डिमांड कम नहीं, डिमांड ज़्यादा होती गई और सप्लाई उतनी ही रही, तो भी इन्फ्लेशन होगा। या मान लो डिमांड सेम रही, सप्लाई कम होती चली गई, तो भी इन्फ्लेशन होगा। क्लियर। अब चलिए, ये तो मैंने बताया आपको डिमांड साइड और सप्लाई साइड। यदि डिमांड साइड कुछ होता है एक्सीडेंट तो कैसे इन्फ्लेशन होता है, अगर सप्लाई साइड कोई फिनोमिना होता है तो कैसे इन्फ्लेशन होता है। अब एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब जब किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाए। जैसे मान लो एक मोबाइल फ़ोन बनाने वाला कोई पहले इंजीनियर था, वो पर डे 10,000 रुपीज़ लेता था और काम करता था और मोबाइल फ़ोन बनाता था। लेकिन अब वो 20,000 रुपीज़ लेने लगे। जब 20,000 रुपीज़ लेने लगेगा तो ये बताइए वो मोबाइल सस्ता होगा कि महंगा होगा कि वही प्राइस में रहेगा। आप कहोगे सर महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो पहले फ़ोन बनने के पीछे इंजीनियरिंग कॉस्ट थी वो 10,000 थी, अब इंजीनियरिंग कॉस्ट 20,000 हो गई, तो सर उसका कॉस्ट तो जोड़ दिया जाएगा ना, क्योंकि भाई जो आदमी फ़ोन बना रहा है वो तो हम ही लोगों से कॉस्ट लेगा ना। जैसे मान लो आप सोचो कि आप कोई एक एग्जाम्पल ले लो, जो भी है, जैसे मान लो पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ गई। अगर पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ जाएगी बच्चों, तो बताइए ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा कि नहीं होगा। कहोगे हाँ होगा, क्योंकि भाई जब पेट्रोल हमारा महंगा हो जाएगा तो फिर ज़्यादा पैसे लगेंगे ना ट्रांसपोर्टेशन में, तो हमसे ओला और ऊबर वाले ज़्यादा पैसा रेंट लेंगे। तो आप कहोगे हाँ सर, कॉस्ट बढ़ने से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। मैं कहूँगा बिल्कुल। जैसे मान लो आपने एक घर बनवाया, 2010 में आपने जो घर बनवाया, मान लो उस समय जो इंजीनियर थे, वो इंजीनियर था या आर्किटेक्चर था, मान लो कोई भी था, वो 10,000 रुपीज़ लेता था एक घर बनवाने का। लेकिन जब 2012 में आपने घर बनवाया, तब इंजीनियर के कॉस्ट बढ़ गई, अब वो 20,000 लेता है। तो आपसे पूछूंगा मैं, क्या बताइए घर बनवाना महंगा हो गया। आप कहोगे हाँ सर, अब जो घर बनवाने की सर्विस थी उसका वैल्यू बढ़ गई, या कहिए उसका प्राइस बढ़ गया। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही है ना। हमारे गुड्स एंड सर्विस का प्राइस कब बढ़ता है, जब उसको बनाने में जो इनपुट्स यूज होते हैं उसकी कॉस्ट अगर बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब जैसे सब्जी को ले लीजिए आप, मान लीजिए जो हम लोग हार्बिसाइड, पेस्टिसाइड या जितने भी हम ऑर्गेनिक खाद यूज करते हैं, अगर उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उसके भी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। क्लियर। अरे अगर ना समझ में आ रहा हो तो मान लीजिए शुगर के और जो चाय की पत्ती होती है या मिल्क होता है या वाटर होता है, अगर वो महंगा हो जाएगा तो चाय भी तो महंगी हो जाएगी, टी महंगी हो जाएगी ना। जो अभी एक कप 10 रुपीज़ की है वो 20 रुपीज़ की हो जाएगी। तो इस तरह इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, जब कॉस्ट बढ़ जाती है। क्लियर। अब आप कहोगे सर कॉस्ट कैसे बढ़ती है, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि भाई डिमांड कैसे बढ़ती है सप्लाई से, सप्लाई कैसे बढ़ती है, मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है। यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था, इन्फ्लेशन किससे होता है, डिमांड से। डिमांड किससे होता है, मनी सप्लाई से। और मनी सप्लाई क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जब ऐसी होती है जिससे पैसा निकलना आसान है, या जब गवर्नमेंट ऐसा काम करती है जिससे खूब पैसा मिलता है, उससे होता है। वैसे ही फिर मैंने आपको बताया था सप्लाई जब कम हो जाती है तो भी इन्फ्लेशन होता है।
सप्लाई कैसे कम होगी? मान लीजिए कहीं डिजास्टर हो जाए, या मान लीजिए कहीं किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद हो जाए, मान लो जो लेबर यूनियन है वो स्ट्राइक कर दे, तो सप्लाई भी कई तरीके से कम हो सकती है। क्लियर? अब फिर मैंने आपको बताया था कॉस्ट कैसे बढ़ेगी। तो देखो कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स। जो भी इनपुट्स हैं, अब जैसे मोबाइल को बनाने में कौन कौन से इनपुट्स यूज होते हैं? बैटरी यूज होती है, कई सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, स्टील यूज होता है, ग्लास यूज होता है, ये सब इनपुट्स हैं। तो जिस चीज़ से कोई चीज़ बनाई जाती है उसको इनपुट्स बोलते हैं। अगर किसी चीज़ के इनपुट्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो अपने आप उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे मान लो अगर डीजल बढ़ गया, तो डीजल कई चीज़ों के लिए इनपुट होता है भाई, कई चीज़ों को बनाने में डीजल प्रयोग होता है। जैसे लाइट को बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में कौन यूज होता है? डीजल यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी इनपुट के तौर पे डीजल यूज करते हैं। तो जैसे ही डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी भी कॉस्टली हो जाएगी। डिफेक्टिव सप्लाई चेन से भी बढ़ जाता है। डिफेक्टिव सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि सप्लाई चेन को मैं पहले आपको बता दूं, एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक मास्क बना, मान लो आपके यहाँ मास्क बनने की वो है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपने घर में शॉप बनाया, मास्क बनाया। वो मास्क आपके घर से बनकर कहाँ जाएगा? पहले गोदाम में जाएगा, गोदाम से फिर एक होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर के पास कई सारे रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर से फिर जिसको जरूरत है वो खरीद लेते हैं। तो इस पूरी चेन को सप्लाई चेन कहते हैं। क्लियर? ये सप्लाई चेन जितनी इफिशियंसी के साथ काम करती है उतनी ही चीजें अच्छे से इधर से उधर जाती हैं। अब मान लीजिए कि आपके घर से गोदाम तक जाने में लंबी दूरी है, साथ में जो ट्रक चल रहा है वो ट्रक भी का एवरेज भी बहुत ज़्यादा खराब है। मतलब 1 किलोमीटर चलने में वो 1 लीटर तेल बर्बाद कर देता है। क्लियर? आप क्या कहोगे? सर इस सब से क्या हो रहा है, जो सप्लाई चेन है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है। अब यही मान लीजिए अगर 1 लीटर में ये 5 लीटर चल लेता ट्रक, मेरी बात समझ आ रही? अगर ये ट्रक 5 लीटर चल लेता तो हमारा तेल का पैसा बचता। जब वो तेल का पैसा बचता तो फिर वो मास्क सस्ता बिकता, क्योंकि मास्क को आपके घर से ले जाकर रिटेलर तक को देने में जितना भी पैसा इंक्लूड होगा वो सब किसको देना पड़ेगा? वो सब पैसा जो मास्क खरीद रहा है उसी को देना पड़ेगा ना भाई, फाइनली आप देखते होगे ना, उसी के में ऐड होगा। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव सप्लाई चेन होगा, जितना फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन होगा, वो सब कॉस्ट इंक्रीज करता है। अब आप कहोगे इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। अब जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाता है तब भी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जैसे मान लो मोबाइल का एग्जांपल लें, तो मान लो पहले मोबाइल खरीदने में 10% टैक्स लगता था, इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन अब 20% हो गया। तो जो मोबाइल पहले 100 का होता था अब कितना होगा? 100, सॉरी 1200 का होगा। किसी को दिक्कत? अब जैसे क्रूड ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन, ये मैंने एग्जांपल बता ही दिया। जब क्रूड ऑयल का जब प्राइस प्राइस फ्लक्चुएट होता है तब भी दिक्कत आती है। डिफेक्टिव फूड सप्लाई चेन, ये सब आपको मैंने समझा दिया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। बच्चों, इन्फ्लेशन के किस तरह के टाइप्स होते हैं ये पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, कितने टाइप्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, अब आप बताओ। आप कैसे बताओगे कितने टाइप्स के बच्चे हैं? आपको मैं पूछ रहा हूँ कि मुझसे कितने टाइप्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, डिस्क्राइब करिए। तो आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, हम तो नहीं कर पाएंगे। कोई करेगा क्या? आप बताओ कितने टाइप्स के बच्चे कर रहे हो, पढ़ रहे हो? आप कहोगे नहीं सर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कोई बेस नहीं बताया। अगर मैं कह दूं कि बताइए कितने मीडियम के बेस पे बताइए, लैंग्वेज कौन सा मीडियम है उसके बेस पे बताइए, तो आप बता लोगे कि सर गुजराती मीडियम के इतने बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के इतने बच्चे, इंग्लिश मीडियम के इतने बच्चे। हाँ ना? कहोगे सर इसमें आपको 3 टाइप्स ऑफ पर्सन है, गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। या मैं कहूँगा कि चलिए जेंडर के बेस पे बता दीजिए, तो आप कहोगे जेंडर के बेस पे भी कई हो सकते हैं, जैसे मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। क्लियर? तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि हमें पहले एक बेस बताना होता है, तभी हम उसमें टाइप्स बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँ बॉलीवुड में कितने टाइप्स के एक्टर हैं, तो आप कहोगे सर कैसे बताएं? तो मैं कहूँगा फाइटिंग के बेस पे बताओ, जो ज़्यादा फाइटिंग करते हो। तो आप कहोगे सर इस तरह में 2 टाइप्स के हैं, एक कम फाइटिंग करने वाले, एक ज़्यादा फाइटिंग करने वाले। तो ऐसे ही टाइप्स पहले बताने के पहले हमें एक बेस बताना पड़ता है। तो देखिए इन्फ्लेशन को भी जब हम टाइप्स में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं
कॉजेज के बेस पे। तो कॉज के बेस पे दो तरह का होता है, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जिसमें डिमांड इंक्रीज होने में गुड्स एंड सर्विस के प्राइस बढ़ते हो, जैसे मैंने एग्जांपल एक तो दिया था। दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आपको मैंने बता रखा था कि जब जो इनपुट्स यूज हो रहे होते हैं किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने में, जब उन इनपुट्स की प्राइस बढ़ जाती है तो उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ये दोनों हम लोग डिफाइन कर चुके हैं अच्छे से। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बाय रेट ऑफ इंक्रीज, देखिए एक दूसरे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को हम पढ़ रहे हैं जिसमें जो चीज़ इंक्रीज कर रही है ना, जो प्राइस इंक्रीज कर रहा है ना गुड्स एंड सर्विस का, वो कितनी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, उसकी क्या स्पीड है, क्या रेट है, हम उसके बिहाफ पे भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन कई टाइप्स का होता है। देखो बच्चों, सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विस कभी भी आपसे थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं लेता हो कि कितने टाइप्स के होते हैं ये बताओ, वो आपसे प्रैक्टिकली लेता है नॉलेज। तो आप इन शब्द का यूज कर सकते हो क्वेश्चन में, डायरेक्टली कभी नहीं यूपीएससी पूछेगा कि बताइए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। तो देखिए मैंने क्या कहता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन के आधार पे हम बोल सकते हैं। अब जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, ऐसा इन्फ्लेशन जिसमें प्राइस 1 to 4% बढ़ते हैं, एक टाइम पीरियड में 1 to 4% बढ़ते हैं बस। अगर इस तरह का कोई इन्फ्लेशन होता है जो 1 to 4% होगा तो उसको बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जैसे मान लो जुलाई में 1 लीटर मिल्क का प्राइस 100 रुपीज था, अगस्त में 102 रुपीज हो गया, फिर 103 रुपीज हो गया, 106 रुपीज हो गया। तो आप देखो जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 to 4% की रेट में। कभी 1% बढ़ रहा है, कभी 2%, कभी 3%, कभी 4%। उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्लियर। अब वॉकिंग क्रीपिंग से तेज होगा। जैसे मान लो मिल्क का प्राइस जुलाई में 100 रुपीज था 1 लीटर का, लेकिन अगस्त में 110 रुपीज हो जाता है। क्लियर। अगस्त के बाद मार्च में क्या हो जाता है, 121 रुपीज हो जाता है। तो आप कहोगे सर 10% एवरी मंथ इंक्रीज कर रहा है, तो मैं कहूँगा हाँ, इसको बोलेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब दोस्तों ग्लैपिंग, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा इन्फ्लेशन होता है जिसमें 20% से लेके 1000% तक इंक्रीज करता है रेट एक टाइम पीरियड में। और ये एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें चीज़ें रात दिन, मतलब आज आप लेने जाओगे मिल्क 100 रुपीज का, कल मान लो आप मिल्क लेने गए या अगले महीने मिल्क लेने गए तो मान लो वो हो जाएगा 3000 का या 5000 का। तो आप कहोगे सर इतना महंगा, बिल्कुल होता है। इसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्लियर। इन्फ्लेशन समझ में आया बच्चों कैसे होता है। और हाइपर इन्फ्लेशन 1000 से भी जब ज़्यादा हो जाए, और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब मान लो कि एक मोबाइल जो पहले 10,000 का आता था, अगर हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो यही मोबाइल जब आप अगले महीने लेने जाओगे तो क्या भरोसा ये मोबाइल आपको 3 to 5 लाख रुपए का मिले, जो अभी 10,000 का 3 to 5 लाख रुपए का हो जाएगा। तो समझ जाइए इन्फ्लेशन कितना होगा। 3 to 5 लाख छोड़िए, क्या भरोसा इसकी कीमत करोड़ में हो जाए, 2 से 3 करोड़ हो जाए, कि एक मोबाइल को लेने के लिए आपको पूरा एक बैग पैसे भर के जाना पड़े। जिम्बाब्वे में फ्रेंड्स ऐसे ही हुआ था। जिम्बाब्वे में एक रोटी, एक ब्रेड का प्राइस इतना हो गया था कि एक ब्रेड लेने में पूरा एक बैग भर के नोट ले जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि नोट अब बिल्कुल कमजोर हो गए थे प्राइस। अब आते हैं हम लोग हाउ टू कंट्रोल, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि इन्फ्लेशन क्या है। अब आप सोचो कि एक ऐसी कंट्री हो जहां पर इन्फ्लेशन इतनी तेजी से इंक्रीज हो रहा हो, मान लो 10% से ऊपर इंक्रीज कर रहा होगा, तो क्या हाल होगा उसका। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसका जो इम्पैक्ट है। चलिए नेक्स्ट इम्पैक्ट पढ़ने के पहले हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, ये पहले समझ लेते हैं बच्चों। इन्फ्लेशन बहुत खराब चीज़ होती है कभी कभार, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों इन्फ्लेशन को कंट्रोल हम कैसे करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोरोना हो रहा है, तो कोरोना को कैसे कंट्रोल करोगे। तो आप कहोगे सर कोरोना के जो कॉजेज हैं पहले उनको समझते हैं, और उन कॉजेज को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो कोरोना नहीं होगा। जैसे कोरोना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, जब आप वायरस के टच में आ जाते हो। तो आप कहोगे सर कुछ ऐसा करते हैं कि हम वायरस के टच में ही ना आए। तो मैं कहूँगा क्या करते हैं, आप कहोगे सर मास्क
और हैंड वॉश, यही करते हैं और इससे क्या हो जाएगा, कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। तो आपने किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या पहले देखा, उसके क्या कॉजेज हैं, और जब कॉजेज को समझ में लोगे तो आप अपने आप कंट्रोल कर लोगे। तो वैसे ही जैसे ही हम इन्फ्लेशन के कॉजेज को समझ लेंगे तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आप बताओ। हमें दो काम करना होगा, या तो सप्लाई बढ़ानी होगी फ्रेंड्स, या तो डिमांड कम करनी होगी। क्योंकि इन्फ्लेशन हो कैसे रहा था, या तो डिमांड बढ़ रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब डिमांड और सप्लाई का मैच होगा, डिमांड और सप्लाई जब इक्वल होंगी तब इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डिमांड बढ़ती है और जैसे ही या तो सप्लाई कम होती है तो इन्फ्लेशन होने लगता है। अब मान लीजिए जितनी मोबाइल फ़ोन की डिमांड्स हो उतने ही मोबाइल फ़ोन बन के आ जाएं, तो कभी मोबाइल फ़ोन कॉस्टली नहीं ज़्यादा होगे, उनकी रेट इंक्रीज नहीं होगा। जैसे मान लो ओनियन का आपको एग्जांपल दूं, अगर मान लो जितनी ओनियन की डिमांड तो उतनी ओनियन आ जाए हर साल, तो कभी ओनियन के प्राइस नहीं बढ़ेंगे। पर ये मिसमैच हो जाता है, अभी मान लो पानी के कारण ओनियन खराब हो गई या अदर वे में ओनियन खराब हो गई, ये भी इशू हो सकता है ना। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को अब पढ़ना है कैसे कंट्रोल करते हैं। उसके पहले हम लोग ने ये पढ़ लिया कि होता कैसे, कॉजेज क्या है। कॉजेज में मैंने आपको दो चीज़ बताई, या तो डिमांड कंट्रोल करें, या तो सप्लाई को, सॉरी, या तो सप्लाई को इंक्रीज करें। हाँ एग्जैक्टली, या तो डिमांड कंट्रोल करें या तो सप्लाई को इंक्रीज करें। अब इन दोनों को समझिए आप कैसे करते हैं। देखिए ये दो तरह के लोग काम करते हैं, या तो गवर्नमेंट करेगी या तो आरबीआई करेगी। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, डिमांड को तो समझ में आता है कि डिमांड को काम करने के लिए गवर्नमेंट और सप्लाई दोनों काम करती हैं। तो देखिए, डिमांड व सप्लाई, समझिएगा, डिमांड और सप्लाई दोनों का रिलेशन किससे है, मनी से है। अगर मान लो मनी किसी भी पर्सन को मिलता है तो डिमांड क्रिएट करेगा। अगर मनी किसी भी पर्सन को मिलता है तो डिमांड क्रिएट करेगा। लेकिन मनी मान लो ऐसी जगह जाए, जैसे किसी फैक्ट्री लगाने वाले के पास जाए, किसी फार्मर के पास जाए, तो वो सप्लाई क्रिएट करेगी। समझ में आया, मनी ही दोनों काम कर रही है। जब मनी एक नॉर्मल पर्सन के पास जाती है तो डिमांड क्रिएट करेगी, लेकिन जब एक फार्मर के पास जाएगी मनी, तो फार्मर क्या करेगा, उस मनी का यूज करके प्याज प्रोड्यूस करेगा। अगर किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाएगी, वो गुड्स एंड सर्विस को जनरेट करेगा उसी मनी से। आप कहोगे सर दोनों काम, डिमांड व सप्लाई का खेल है पूरा इन्फ्लेशन। हमें डिमांड को कम करना है, सप्लाई को ज़्यादा करना है, तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और डिमांड को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी हमें मनी सप्लाई ज़्यादा करनी होगी। और दोनों काम कौन कौन कर सकता है, अब आप कहो। सारा काम पैसे का है, मनी का है। अब मनी किसके पास होती है, मनी होती है दो लोगों के पास, या तो गवर्नमेंट के पास होती है या तो आरबीआई के पास होती है। तो चलिए दोनों को हम देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए अभी मैं पूरा आपको मॉनेटरी पॉलिसी डिस्क्राइब करूंगा, तब ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि आरबीआई ये डिसाइड करती है कि किसी इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई होगी और कितनी नहीं होगी। हमारी जो पूरी इंडियन इकोनॉमी है ना, उसमें जितनी मनी है वो सब आरबीआई डिसाइड करती है। अगर आरबीआई चाहे तो मनी कम कर सकती है, और अगर चाहे तो मनी बढ़ा सकती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए डिमांड कम करनी पड़ेगी। डिमांड कम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लोगों की जेब से हमें पैसा निकालना पड़ेगा। अर्थात उस इकोनॉमी से हमें पैसे या मनी कम करनी होगी, लिक्विडिटी हमें कम करनी होगी। तो ये काम कौन करेगा, जब आरबीआई करेगा, तो उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल। किसको लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अब ये कैसे करेगी आरबीआई, तो मान लो आरबीआई ने कहा कि अब किसी को भी अगर कार लोन लेना है तो उसको 20% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब बताइए, जो पहले फ्री था, मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, अब जब 20% लोगों को देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो लोग कार के लिए लोन खरीद लेंगे, आप कहोगे बिल्कुल नहीं लेंगे। तो मतलब अब लोगों की जेब में पैसे कम हो जाएंगे। अब लोग कार के लिए जब लोन नहीं लेंगे, तो मतलब मार्केट में पैसा अब नहीं रहेगा, मार्केट से पैसा अब आउट हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हो कि सर आरबीआई अपनी पॉलिसी बना के इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर
क्या कर सकता है, डिमांड कम कर सकता है। और साथ में आरबीआई ये भी तो कर सकता है कि अगर मान लो किसी फार्मर को ओनियन के लिए पैसे लेना हो तो फ्री में ले जाए, तो इस तरह भी किया जा सकता है। तो आरबीआई कैसे कर सकता है, आरबीआई समझिए डिमांड साइड भी काम कर सकता है, सप्लाई साइड भी काम कर सकता है। डिमांड साइड काम कैसे करेगा, जब वो मनी की सप्लाई को कम कर देगा। कैसे कम करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा वो, या कई अदर टूल है, अभी हम बहुत डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, है ना। बस अभी आप इतना समझ लो कि जैसे ही वो मनी की सप्लाई कम करेगा, डिमांड्स कम हो जाएंगी, और जैसे ही डिमांड्स कम होंगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। साथ में सप्लाई साइड कैसे, मान लो चॉकलेट्स बनाने की सप्लाई कम हो गई थी, तभी तो इन्फ्लेशन हुआ था। अब मान लो आरबीआई कह दे कि जो जो लोग चॉकलेट की फैक्ट्री लगाना चाहते हो उनको बिल्कुल फ्री में लोन है, आइए ले जाइए और चॉकलेट की फैक्ट्री लगाइए। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट होंगे ना चॉकलेट के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, कि फ्री में लोन मिल रहा है यार, इससे ले लो और फिर हम इससे बिजनेस करेंगे। तो मार्केट में चॉकलेट की कितनी सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां लग जाएंगी। जब फैक्ट्री लग जाएंगी तो चॉकलेट आने लगेगी। तो आप कहोगे सर आरबीआई दोनों साइड से काम कर सकता है, डिमांड साइड से और सप्लाई साइड से। पर अब और एग्जैक्टली इसको क्लियर करो कि आरबीआई मेनली काम करता है डिमांड साइड पे, सप्लाई साइड में उसका बहुत कम रोल होता है। क्योंकि सप्लाई साइड के लिए केवल मनी की जरूरत नहीं होती। अब मान लो गवर्नमेंट परमिशन ही ना दे चॉकलेट लगाने की फैक्ट्री, तो सप्लाई साइड कभी कंप्लीट नहीं होगा। चाहे कितना भी पैसा हो इन्वेस्टर के पास, लेकिन वो फैक्ट्री नहीं लगा पाएगा जब तक गवर्नमेंट परमिशन ना दे। तो बहुत कम रोल होता है। एग्जैक्टली समझ में आ रहा। अब चलते हैं फिजिकल पॉलिसी में। गवर्नमेंट जो काम करती है ना उसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। जैसे आरबीआई जो काम करती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो जब गवर्नमेंट जो होती है वो जो काम करती है उसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। अब आप कहोगे सर गवर्नमेंट कैसे काम कर सकती है इन्फ्लेशन में, तो मैं कहूंगा कि देखो गवर्नमेंट भी काम कर सकती है, डिमांड साइड भी काम कर सकती है और सप्लाई साइड भी। अर्थात डिमांड साइड कैसे, मान लो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दे। अर्थात पहले जो 10% टैक्स था अब वो 20% टैक्स कर दे। कहने का मतलब पहले जो 1000 लोग कमाते थे वो 100 रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ता था, 100 रुपीज। लेकिन अब जब डायरेक्ट टैक्स बढ़ गया तो क्या हुआ, अब अगर कोई 100 रुपीज कमाता है तो उसको 200 रुपीज देने पड़ते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ बच्चों, कहने का ये मतलब हुआ कि जो व्यक्ति 1000 रुपीज कमा रहा था तो टैक्स देने के पास पहले उसके पास 900 रुपीज बचता था, अब उसके पास 800 रुपीज बचेगा। तो जब 800 रुपीज बचेगा तो क्या हो जाएगा, उसके पास मनी सप्लाई कम हो जाएगी। उसके पास कम मनी होगी तो कम खर्चा करेगा, जब कम खर्चा करेगा तो कम डिमांड करेगा। तो आप कहोगे सर हाँ, डायरेक्ट टैक्स बढ़ा के भी गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डायरेक्ट टैक्स बढ़ा देगी तो सब लोगों को अपनी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना बच्चों। जब गवर्नमेंट को पैसे दे देंगे तो फिर कहाँ बचेगा खर्च करने को। आप कहोगे यस सर। साथ में देखो सप्लाई साइड भी। अब मैंने क्या कहा था, जब डिफेक्टिव सप्लाई चेन होती है, अर्थात एक ट्रक जो धीरे धीरे चल रहा है तो सप्लाई ही नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट इसको इम्प्रूव कर दे तो सब चीजें बहुत अच्छे से होने लगेगी। जैसे प्रेजेंट टाइम में एक किसान रेल चली है कि बिहार से लीची अब महाराष्ट्र आ जाएगी। अब आप देखो महाराष्ट्र में जो इतनी दूर है बिहार से, पर अब लीची या अन्य सब्जियों की डिमांड होगी तो सप्लाई भी हो जाएगी। अब डिमांड बढ़ेगी अगर मुंबई में तो सप्लाई उस ट्रेन से हो जाएगी, क्योंकि अब ट्रेन तो एक दिन में पूरी सप्लाई कर देगी ना। कहोगे सर हाँ, सप्लाई बढ़ने से भी क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। और सप्लाई कैसे बढ़ेगी, जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेगी, अच्छे रोड, अच्छे पोर्ट्स और अदर मेजर भी कर दें। अगर मान लो गवर्नमेंट क्या करे, कंट्रोल ऑफ प्राइस कर दे, गवर्नमेंट कह दे कि अब प्राइस इतना ही रहेगा तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है फ्रेंड्स, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल कर सकती है। जैसे वेज कंट्रोल कर ले। अब आप कहोगे सर वेज का क्या मतलब है, देखो बच्चों, जैसे मान लो पहले मैं एक इंजीनियर था, वह एक घर को बनाने के लिए 1000 रुपीज लेता था। अब मान लो उसने स्ट्राइक कर दी कि अब हमें 200 रुपीज चाहिए। जितने भी जो इंजीनियर्स हैं इनकी एक यूनियन ने स्ट्राइक कर दी, अब हमको घर बनाने के लिए 200 रुपीज चाहिए। और गवर्नमेंट क्या कहेगी, नहीं 1000 ही लेना पड़ेगा, वरना आपका लाइसेंस हम नल एंड वाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सब कोई तैयार हो जाएंगे, हाँ हाँ अब 1000 पे ही काम करते हैं, 1000 पे ही काम करते हैं।
तो इससे देखिए इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ ना, क्योंकि इनपुट, इंजीनियरिंग एक इनपुट था ना, इनपुट की प्राइस को क्या किया, कंट्रोल किया गवर्नमेंट ने। इसी तरह अन्य भी चीजें हैं। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, अब जैसे मान लो ओनियंस है, अब ओनियंस मान लो मुंबई में कम हो गया, डिमांड्स बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, इन्फ्लेशन होगा, तो क्या कर सकती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, किसी दूसरी कंट्री से उसको एक्सपोर्ट कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है। और जैसे ही इंपोर्ट करेगी तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। मान लो इंडिया में अगर ओनियन नहीं है, क्या करेगी, ओनियन को बाहर से खरीद लेगी। तो जैसे ही डिमांड्स के बराबर सप्लाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। एग्जैक्टली क्लियर। अब एक सवाल है कि इन्फ्लेशन अच्छा होता है कि बुरा, गुड और बैड। बच्चों इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, पूछना है बच्चों, क्योंकि जब आप पूछोगे तभी तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, और जब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तभी तो आप स्मार्ट बनोगे। तो दोस्तों बिल्कुल डरना नहीं है, जो भी आपको इशू हो आप पूछिएगा। बस याद रखिएगा, कोरोना का एक नया स्ट्रेन मिला है, इसलिए वो फिर से हो रहा है। अपने आप की बहुत केयर करनी है, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं। तो फ्रेंड्स अपनी केयर करना, अपने फैमिली की केयर करना, अपने फ्रेंड्स की केयर करना। एंड धन्यवाद, थैंक यू।